नमस्कार दोस्तों, सरफा सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर आप लोगों के लिए हिंदी का धमाकेदार टेस्ट सीरीज लेकर आ गए हैं और इसमें टोटल 15 क्वेश्चन सेट किए गए हैं, क्योंकि आपके बिहार बीएड एंट्रेंस में भी हिंदी से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दें, जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि राजभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ऑप्शन में राजकाज की भाषा, ग्रामीण भाषा, क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा। तो देखिए राजभाषा का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो राजकाज की भाषा होता है। आपको बता दें कि राजकाज की भाषा क्या होता है। तो देखिए जो भाषा जो है देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है उसे राजकाज की भाषा कहते हैं। आपको बता दें कि भारत की जो है राजकीय भाषा हिंदी है। और आपको बता दें कि जो है राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है और हिंदी को जो है 14 सितंबर 1949 को जो है संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए जो है प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रवि ईश्वर को नाम मानने वाला मनुष्य है। और नीचे है कि उपयुक्त वाक्य का एक शब्द कौन होगा। यानी यह प्रश्न जो है आपके अनेक शब्द से एक शब्द वाला प्रश्न है। तो देखिए इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है आस्तिक, नास्तिक, सर्वज्ञ, अप्रीतम। तो देखिए रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नास्तिक। यानी आप जानते हैं, पहले भी हम बता चुके हैं कि जो ईश्वर को नहीं मानता है वो नास्तिक कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नास्तिक। और जो ईश्वर को मानता है वह क्या कहलाता है, तो आस्तिक कहलाता है। उसके बाद देखिए जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। और जिसके समान दूसरा ना हो उसके लिए जो है एक शब्द कौन प्रयोग किया जाता है, तो अप्रीतम प्रयोग किया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में कुल कितने कारक विभक्ति हैं। तो ऑप्शन में 5, 6, 7, 8। तो देखिए हिंदी में जो है कुल कितने कारक विभक्ति है, तो 8 है। आपको सभी कारक विभक्ति बता देते हैं। तो देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, संपादान के लिए अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन ओह जी अरे, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परिवार कौन सी संज्ञा का बोध कराता है। तो ऑप्शन में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए परिवार जो है आपको समूहवाचक संज्ञा का बोध कराता है, क्योंकि देखिए परिवार जो है कुछ लोगों का समूह होता है। तो जहाँ जब ये कुछ लोगों का समूह हो जाएगा, आपको झुंड हो जाएगा, भीड़ हो जाएगा, सेना हो जाएगा, यह आपको समूहवाचक संज्ञा का बोध कराएगा, ठीक ना। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन होता है, जैसे किसी का नाम राम, मोहन, सोहन, गीतांजलि, सना, या कुछ भी नाम जैसे प्रॉपर नाम हो गया, या कोई सी प्रॉपर नदी का नाम ले लीजिए, सोन, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यह सभी आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। या प्रॉपर पहाड़ का नाम लीजिए, मान लीजिए अरावली पहाड़ हो गया, सतपुरा पहाड़ हो गया, या कंचनजंगा हो गया, यह सभी आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसके बाद देखिए जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन कौन है, जैसे लड़का हो गया, लड़की हो गया, महिला हो गया, पुरुष हो गया, पहाड़ हो गया, नदी हो गया, यह सब आपको जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसके बाद देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन कौन है, तो आपको देखिए घी हो गया, तेल हो गया, चावल हो गया, सोना हो गया, यानी यह सब जो है आपको द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा का मुख्य केंद्र कहाँ है। तो ऑप्शन में मथुरा, अवध, भोजपुर, मिथिला। तो देखिए ब्रज भाषा का जो है मुख्य केंद्र कहाँ है, तो मथुरा है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए अवधी भाषा का जो है मुख्य केंद्र अवध या आपको अयोध्या होगा। उसके बाद देखिए भोजपुरी भाषा का मुख्य केंद्र कौन होगा, तो भोजपुर होगा, और भोजपुर की जगह बिहार भी रह सकता है। उसके बाद देखिए मैथिली भाषा का मुख्य केंद्र कौन है, तो मिथिला है, और मिथिला की जगह आपको तिरहुत भी रह सकता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऋण मुक्त का समासिक विग्रह क्या होगा। आपको हम बताए थे कि समास जो है संक्षेपण की प्रक्रिया है, और जब उस संक्षेपण को विग्रह कीजिएगा बड़ा, तब क्या होता है कि छोटा शब्द यानी बड़ा हो जाता है। तो देखिए ऋण मुक्त का समासिक विग्रह क्या होगा, तो ऑप्शन में है पाप से मुक्त, गुण से हीन, जल से हीन, ऋण से मुक्त। तो देखिए ऋण मुक्त का जो है समासिक विग्रह क्या होगा, तो ऋण से मुक्त। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए पाप मुक्त का जो है समासिक विग्रह क्या होगा, तो पाप से मुक्त। गुणहीन का जो है समासिक विग्रह क्या होगा, तो गुण से हीन। उसके बाद जो है जलहीन का समासिक विग्रह जो है क्या होगा, जल से हीन। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोगों को क्लास अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, और अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। तो अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन बिहार की राजकीय भाषा नहीं है।
तो ऑप्शन में मैथिली, हिंदी, उर्दू, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से जो है बिहार की राजकीय भाषा कौन नहीं है, तो मैथिली नहीं है। मगर देखिए यह जो है केंद्रीय भाषा में मान्यता मिला हुआ है, यानी संविधान के 8वें अनुसूची में जो 22 भाषा है उसमें एक मैथिली भी भाषा है, मगर जो है बिहार में इसे राजकीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, क्योंकि देखिए यह एक बोली है मगर इसे क्षेत्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है, ठीक ना। उसके बाद देखिए हिंदी जो है बिहार की पहली राजकीय भाषा है और उर्दू जो है बिहार की दूसरी राजकीय भाषा है। अब आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हम आप लोग को जो है बिहार बीएड का स्पेशल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। यह मेरा नंबर है 7050387142। इस नंबर पे आप गूगल पे या फोन पे के द्वारा बस छोटा सा अमाउंट 99 रुपया पेमेंट करके आप मेरा सभी नोट्स जरूर लीजिए, क्योंकि देखिए इस बार कंपटीशन बढ़ गया है और हम ऐसा नोट्स तैयार किए हैं, सभी जो है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड किए हैं। मात्र आप 15 से 17 घंटा में सभी नोट्स पढ़ सकते हैं, तो एक बार जरूर लीजिए और अपनी तैयारी को जरूर बेहतर बनाइए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कपड़ा लत्ता में कौन समास है, तो ऑप्शन में कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो देखिए आपको हम बताए थे कि जिस समास में जो है योजक चिन्ह यानी ये डैश का चिन्ह है इसे योजक चिन्ह कहते हैं, तो उस समास को आप आंख मूंद के जो कौन समास मारिएगा, तो द्वंद्व समास मारिएगा। यानी कपड़ा लत्ता में जो है द्वंद्व समास हो जाएगा, या पति पत्नी में है जो द्वंद्व समास हो जाएगा, राधा कृष्ण में द्वंद्व समास हो जाएगा। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं, तो देखिए कर्मधारय समास की परिभाषा होता है कि जिस समास के पहला पद विशेष्य और दूसरा पद विशेषण हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और बहुव्रीहि समास का परिभाषा होता है कि जिस समास के कोई भी पद प्रधान ना हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। और द्विगु समास में होता है कि जिस समास में संख्यावाचक का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन विदेशज शब्द नहीं है, तो ऑप्शन में अदालत, शादी, स्टेशन, लोटा। तो देखिए इनमें से जो है विदेशज शब्द कौन नहीं है, तो लोटा नहीं है, क्योंकि लोटा हम कई बार बता चुके हैं, यह आपको देशज शब्द है जो आप अपने घर में प्रयोग करते हैं शब्द या अपने क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग करते हैं और उसको हूबहू आप हिंदी में प्रयोग करते हैं, वो आपको देशज शब्द कहलाता है। उसके बाद देखिए जितने भी विदेशी शब्द है और उसको जो है आप अगर हिंदी में प्रयोग करते हैं तो उसे जो है विदेशज शब्द कहा जाता है। इसमें देखिए अदालत हो गया, शादी हो गया, स्टेशन हो गया, यह सभी आपको विदेशज शब्द है। जैसे देखिए अदालत जो है आपको क्या है, तो यह अरबी शब्द है जो कि विदेशी शब्द है। उसके बाद शादी जो है आपको फारसी शब्द है और यह भी विदेशी शब्द है। उसके बाद देखिए स्टेशन जो है आपको क्या है, तो यह अंग्रेजी शब्द है और यह भी आपको विदेशी शब्द है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन योजक चिन्ह है, तो देखिए इसका तो हम डायरेक्ट नाम नहीं बता सकते हैं, तो इसीलिए डायरेक्ट आंसर ही बताते हैं। तो देखिए इनमें से योजक चिन्ह कौन है, तो डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो योजक चिन्ह ऐसा होता है, ठीक ना, ये हो गया योजक चिन्ह। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं, तो देखिए यह चिन्ह जो है आपको यह अर्ध विराम का चिन्ह है, यह चिन्ह जो है आपको अल्प विराम का चिन्ह है और यह चिन्ह जो है प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग को जो है बताना होगा कमेंट में कि 15 में कितना मार्क आया है, क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट है और प्रैक्टिस सेट में हम 15 क्वेश्चन लेके आए हैं और जब फिर रिवीजन कराएंगे तो बढ़ा के क्वेश्चन देंगे, ठीक ना। तो आप लोग 15 में कितना क्वेश्चन आया है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अमृत का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन में सुधा, सोम, सुरभोग, इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से सभी जो है अमृत का पर्यायवाची शब्द है। आपको सुधा हो गया, सोम हो गया, सुरभोग हो गया, यह सभी अमृत का पर्यायवाची शब्द है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन में दिल्ली, मुंबई, नागपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पहला जो है विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो नागपुर में हुआ था। आपको बता दें कि 10 जनवरी से लेकर 14 जनवरी 1975 में यह सम्मेलन हुआ था और इस सम्मेलन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय के तत्कालीन उपराष्ट्रपति जो है बीडी जत्ती थे, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय भाषा की जननी भाषा कौन है, तो ऑप्शन में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारतीय भाषा की जो है जननी भाषा कौन हो जाएगा, तो संस्कृत हो जाएगा। उसके बाद बता दें कि हिंदी का जो है जननी भाषा कौन है, तो संस्कृत है। और भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन है, तो संस्कृत है। और विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन है, तो अंग्रेजी है। और दूसरे स्थान पर विश्व में जो है मंदारिन यानी चाइनीज भाषा बोला जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन में साध्वी, लेखिका, नेत्री, विदुषी। तो देखिए विद्वान का जो है स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो विदुषी होगा। और इसमें हम जितने भी ऑप्शन दिए हैं सभी इंपॉर्टेंट है, आप जो है इन सबको नोट कर लेंगे, ठीक ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो देखिए जैसे हो गया विद्वान का विदुषी हो गया स्त्रीलिंग शब्द, तो साधु का जो है साध्वी होता है आपको स्त्रीलिंग शब्द। उसके बाद लेखक का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, तो लेखिका होता है। और नेता का जो है स्त्रीलिंग शब्द नेत्री होता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी की आदि कवयित्री कौन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मगर हम हिंट दे देते हैं। तो पहला ऑप्शन ले लीजिए महादेवी वर्मा, और दूसरा ले लीजिए क्या आपको मीराबाई ले लीजिए, ठीक ना। तो इसी दो में से एक है, तो आप लोग सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आप लोग को 15 में कितना मार्क आया हो आप कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हमारे साथ बने रहिए, थैंक यू।